नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका के खिलाफ ईरान बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। ईरान दो महाशक्तियों को साथ लेकर आ रहा है, रूस और चीन, और इस वजह से वॉशिंगटन में बेचैनी बढ़ती जा रही है। ट्रंप के नेवल ब्लॉकेड के पसीने छूट रहे हैं क्योंकि ईरान एक ऐसी तिकड़ी बना रहा है जिसने पेंटागन की नींद उड़ा दी है। पहले रूस से रणनीतिक डील और अब ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बीजिंग दौरा। यह महज मुलाकात या फिर दौरा नहीं है, यह मिडिल ईस्ट से अमेरिकी वर्चस्व को उखाड़ फेंकने के लिए ब्लूप्रिंट की तैयारी है, और वो भी फाइनल ब्लूप्रिंट। याद कीजिए, अराक्ची जब रूस गए थे तब हमने आपको यह बता दिया था, उसी शो में हमने यह खुलासा किया था कि अब्बास अराक्ची इसके बाद चीन भी जाएंगे। और आज मैं आपको वो क्लिप भी दिखाऊंगा जब मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि अब्बास अराक्ची चीन का दौरा करेंगे, तब कहीं ये दूर दूर तक खबर नहीं थी। इसलिए जब आप हम पर भरोसा करते हैं तो हम आपको देते हैं भरोसेमंद खबरें। बहरहाल, रूस और चीन अब ईरान के लिए सिर्फ दोस्त नहीं है, बल्कि वो मिडिल ईस्ट को अभेद्य किला बनाना चाहते हैं, जिससे भविष्य में कभी डोनाल्ड ट्रंप या कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति वापस से मिडिल ईस्ट में आकर यहां की चीजों को उथल पुथल ना कर सके, पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज ना कर सके। इसलिए ईरान बना रहा है एवेंजर्स की टीम। कुछ वक्त पहले चीन से आ रहे एक ईरानी जहाज में अमेरिका को कुछ ऐसा मिला जिसे ट्रंप के होश उड़ गए। क्या वो अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स थे या मिसाइलों का नया घातक फार्मूला? रूस और चीन मिलकर ईरान के जरिए अमेरिका को वो सबक सिखाना चाहते हैं जिसे दुनिया में अमेरिका की धांधली हमेशा के लिए खत्म हो जाए, और जियो और जीने दो की फिलॉसफी पर अमेरिका काम करे। अराक्ची का रूस के बाद यह चीन दौरा क्या खाड़ी में युद्ध की तस्वीर बदलेगा, या खाड़ी के हालात को बदलेगा, या एक नए पावर सेंटर का उदय करेगा? क्योंकि ट्रंप की घेराबंदी तो फेल हो चुकी है और असली खेल की शुरुआत हो गई है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। आखिर अराक्ची का मिशन बीजिंग क्या है? ईरान एक ऐसी तिकड़ी तैयार कर रहा है, एक एवेंजर्स की टीम बना रहा है, जो मिडिल ईस्ट, खाड़ी और एशिया में अमेरिका की दादागिरी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इस तिकड़ी की खबर ने वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप के पसीने छुड़ा दिए। दुनिया की नजरें होर्मुज पर हैं, लेकिन असली खेल तो तेहरान खेल रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, नाम याद रखिएगा और खबर भी याद रखिएगा। अराक्ची चीन यात्रा पर जाने वाले, वो भी कब? जब चीन यात्रा पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी जाने वाले हैं। अराक्ची का यह दौरा सिर्फ एक डिप्लोमेटिक दौरा नहीं है, बल्कि अमेरिका की दादागिरी की ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी है। पहले रूस के साथ डिफेंस पैक्ट, और अब बीजिंग में जिनपिंग के साथ खास सिपहसालारों के साथ अराक्ची की सीक्रेट मीटिंग। इंडिया बोल रहा है मैंने आपको अराक्ची के इस प्लान के बारे में पहले ही खबर दे दी थी। जब अराक्ची रूस के दौरे पर थे, मॉस्को के दौरे पर थे, तब मैंने यह आपको बताया था कि इसके बाद अराक्ची चीन जाएंगे। दूर दूर तक कहीं यह खबर किसी भी टेलीविजन नेटवर्क के पास नहीं थी जब मैंने यह आपको खबर दी। और आज की तारीख में यह खबर पुख्ता है कि अब्बास अराक्ची चीन के दौरे पर जा रहे हैं, और मैंने यह आपको बताया था कि अब्बास अराक्ची तेहरान तिकड़ी तैयार कर रहा है जिससे अमेरिका को हमेशा हमेशा के लिए मिडिल ईस्ट से, एशिया से ब्लॉक किया जा सके, खास करके उसकी दादागिरी को। पहले नजर डालते हैं अराक्ची के चीन दौरे को लेकर जो जानकारियां सामने आई, अहम क्यों हैं। उसके बाद आपको वो क्लिप भी दिखाऊंगा जब मैंने आपको ये बताया था कि अब्बास अराक्ची मॉस्को के बाद बीजिंग का दौरा करेंगे। तो रूस के बाद अब चीन के दौरे पर जाने वाले अराक्ची 6 मई को चीन के दौरे पर जाएंगे। ट्रंप के चीन दौरे से पहले ही अराक्ची पहुंच रहे हैं चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। आपसी संबंध, खाड़ी में तनाव, तेल सप्लाई, होर्मुज ब्लॉकेड,
अमेरिका नेवल ब्लॉकेड समेत जितने भी मुद्दे हैं सब पर बात होने जा रही है। आराक्ची चीन सिर्फ हाथ मिलाने नहीं जा रहे। इंडिया डेली 24/7 के पास वो रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि ईरान अब चीन को अपना आर्थिक और सुरक्षा कवच बनाने की तैयारी कर रहा है। आराक्ची का यह दौरा ट्रंप के संभावित चीन दौरे से ठीक 10 दिन पहले हो रहा है। ईरान चाहता है कि इससे पहले कि ट्रंप चीन जाकर कोई तमाशा करें, तेहरान बीजिंग जाकर पहले ही खेल कर देना चाहता है। आराक्ची के चीन जाने का प्लान भले ही अब सामने आया हो, लेकिन आपके इस सबसे भरोसेमंद शो जिसे आप बहुत प्यार देते हैं, इसमें मैंने आपको बताया था, सोर्सेज के हवाले से जानकारी दी थी। 27 अप्रैल को आराक्ची रूस में पुतिन से मुलाकात करने गए थे। उसी शो में मैंने आपको बताया था कि यहां से निकलकर अगला दौरा जो होगा वो बीजिंग का होगा। जरा वो क्लिप भी आप एक बार देख लीजिए। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि आराक्ची का अगला ठिकाना बीजिंग हो सकता है, जहां वो जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं। और लड़ाई का जो पूरा ताना बाना है उसी के इर्द गिर्द भुना गया है। ये लड़ाई सिर्फ डायरेक्ट ईरान से नहीं है, चाइना वर्सेस ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल चल रही है लड़ाई। और चीन वो आर्थिक ताकत बन चुका है जो अमेरिका की आंखों की किरकिरी है। और आराक्ची ये दौरा इसलिए कर रहे हैं कि वो जंग का वो त्रिकोण बनाना चाहते हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप फंस जाएं, ट्रैप हो जाएं। यानी कि पुतिन से भी मुलाकात हो रही। खबर मुझे यह भी मिली है कि ईरानी विदेश मंत्री हो सकता है बीजिंग के दौरे पर भी चले जाएं। एक खुला इनविटेशन, आइए मिडिल ईस्ट को सेव करते हैं। तो इसलिए इंडिया डेली आप तक पहुंचाता है सबसे भरोसेमंद खबरें, सबसे ठोस इंफॉर्मेशन के बेस पर ही हम आपके लिए लेकर आते हैं वो जानकारी जो किसी के पास नहीं होती है। बहरहाल अब लौटते हैं उस तिकड़ी की तरफ जिससे डोनाल्ड ट्रंप के पसीने छूट रहे हैं। ट्रंप जानते हैं चीन ईरान का बहुत बड़ा मददगार है, लेकिन ट्रंप के पास उन्हें रोकने का विकल्प भी तो नहीं है। इसलिए ट्रंप जिनपिंग से मुलाकात के लिए खुद चीन पहुंच रहे हैं। अब जरा पिछले महीने अप्रैल की तस्वीर देख लीजिए। अमेरिकी नौसेना ने ईरानी कार्गो जहाज ताउस्का को जब्त कर लिया था। यह वो जहाज है जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और यह जहाज कहां से आ रहा था? यह जहाज आ रहा था चीन से। ट्रंप ने खुद सार्वजनिक तौर पर कहा, हमने एक ऐसा जहाज पकड़ा है जिसमें कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो अच्छी नहीं है। वैसे मैं ट्रंप की बात पर भरोसा नहीं करता, ये मेरी पर्सनल राय। डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो झूठ के सरदार हैं। बात बात पर झूठ बोलते हैं, गलत फैक्ट कोट करते हैं, गलत दावे करते हैं। तो हो सकता है इस शिप को लेकर भी गलत दावा किया हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि चीन से कोई गिफ्ट मिला है। जब बाद में रिपोर्ट आई तो कहा गया कि इस जहाज में ऐसी उन्नत तकनीक और मिसाइल बनाने वाले केमिकल थे जो ईरान की सैन्य ताकत को सप्लाई किया जाना था या ईरान की सेना को सप्लाई किया जाना था। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं रूस, चीन, ईरान तीनों मिले हुए हैं और अगर ऐसा नहीं होता तो ईरान अभी तक अमेरिका के सामने टिका नहीं होता। ट्रंप यह भी जानते हैं कि रूस और चीन मिलकर ईरान को हथियार दे रहे हैं, उसकी डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, उसकी सामरिक ताकत को बढ़ा रहे हैं। और यही वो खबर है जो पेंटागन को चैन की नींद सोने नहीं दे रहा। इधर तेहरान का मैसेज क्लियर है, अगर अमेरिका ने फिर से सीमा लांघी, लक्ष्मण रेखा पार की, तो खाड़ी की जंग तेहरान वर्सेस वॉशिंगटन की नहीं होगी, बल्कि मॉस्को, बीजिंग, तेहरान वर्सेस अमेरिका होगी। तो क्या चल रहा है पर्दे के पीछे? अब जरा एक पिक्चर देखिए जिसे समझ आ जाएगा कि आखिर क्या खिचड़ी पकाई जा रही है। आराक्ची 27 अप्रैल को रूस जाते हैं, पुतिन से मुलाकात करते हैं, खाड़ी में चल रहे तनाव की एबीसीडी बताते हैं, जिसके बाद पुतिन खुद कहते हैं कि ईरान के लिए जो भी संभव होगा वो सब करेंगे और अमेरिका की आलोचना करते हैं, अमेरिका की निंदा करते हैं। अब अमेरिका बैकफुट पर आता है, जिसके बाद खबर यह आती है कि आराक्ची अब बीजिंग जा रहे हैं, चीन जा रहे हैं। चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे, शी जिनपिंग से भी मुलाकात हो सकती है और मिडिल ईस्ट की रणनीति को लेकर बात हो सकती है। फरवरी 2026 में हुए मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट युद्धाभ्यास ने साफ कर दिया, रूस और चीन अब ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जब भी संयुक्त राष्ट्र में ईरान के खिलाफ कोई प्रस्ताव आता है
रूस चीन वीटो का इस्तेमाल करते हैं और अमेरिका के पावर को कूड़ेदान में डाल देते हैं। तेहरान ने एक ऐसा त्रिकोण बना दिया है जिसे लड़ना, जिसे तोड़ना ट्रंप के लिए नामुमकिन बनता जा रहा है। और पीट हेग्सेथ ने थोड़ी देर पहले बयान दिया है कि होर्मुज को हम बाकी देशों को हैंडओवर करके यहां से जा रहे हैं। यह हमारे लिए एक अस्थायी मिशन था। समझिए, अगर आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि बदला कैसे लिया जा रहा है तीन महाशक्तियों की तरफ से। रूस से समर्थन मिला है, कोऑर्डिनेशन जारी है। रूस ईरान का सबसे करीबी सामरिक सहयोगी है। अराक्ची जब मॉस्को के दौरे पर थे तो पुतिन ने अनकंडीशनल सपोर्ट का वादा किया। संघर्ष में सुरक्षा गारंटर की भूमिका निभाई। अब रूस के बाद बीजिंग जाने का उद्देश्य है कि चीन को भी कंप्लीटली भरोसे में लिया जाए कि भैया आपको निर्बाध ऑयल सप्लाई मिलता रहेगा, तो हमारी सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए। और चीन ने तो 2-3 रास्ते और ढूंढ लिए हैं। वाया रशिया एक रास्ता ढूंढ लिया। वाकान कॉरिडोर से भी चीन ईरान से कनेक्ट होना चाह रहा है, क्योंकि चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और चीन तक अगर ईरान का तेल नहीं पहुंचा तो चीन की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री धड़ाम हो जाएगी। चीन भी चाहता है कि ईरान उसके भरोसे में रहे। ईरान चाहता है कि चीन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक बचाव भी करे और दबाव भी बनाए अमेरिका के ऊपर, क्योंकि चीन आज की तारीख में अमेरिका के पैरेलल पावर के तौर पर खड़ा हो गया है। और उधर चीन जो हथियार सप्लाई कर रहा है ईरान में, उसकी खेप भी जारी रहनी चाहिए। तो आगे क्या? आगे यह है कि अमेरिका ईरान में कोई बातचीत नहीं हो रही है। अराक्ची अब मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ताबूत में आखिरी कील ठोकना चाहते हैं। बातचीत होगी नहीं होगी कोई नहीं जानता है। इसलिए गल्फ ऑफ ओमान से अब यूएस नाकेबंदी हटाने का प्लान पीट हेग्सेथ बना रहे हैं। तेहरान की प्लानिंग बहुत तगड़ी है। सीधा कहना है, अमेरिका जब तक फौज नहीं हटाता, इजराइल जब तक हमले नहीं रोकता, तब तक होर्मुज में शांति की बात भूल जाइए। इधर ईरान के साथ रूस और चीन जैसे ताकतें खड़ी हो रही हैं ताकि होर्मुज पर अमेरिका के इस दादागिरी को खत्म किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप के सामने अब 2 ही रास्ते हैं। या तो ईरान से वो सीधी जंग लड़ रहे हैं, और अगर ऐसा करेंगे तो पीछे से रूस और चाइना भी है, या फिर वो वहां से रेस्पेक्टेबल वापसी कर लें, इज्जत भी बच जाए और नाक भी बच जाए, और होर्मुज में नेवल ब्लॉकेड हटाकर वो निकल जाए। ईरान का रूस चीन कैसे सुरक्षा कवच बना हुआ है, यह भी आप जान लीजिए। रूस ने खाड़ी युद्ध में ईरान को डायरेक्ट सैनिक तो नहीं दिए, लेकिन रूस ने तकनीकी मदद से जरूर हेल्प की। जैसे इजराइल यूएस की मुश्किलें बढ़ी। रूसी सैटेलाइट्स ने रियल टाइम लोकेशन ईरान के साथ साझा की। यूएस युद्धपोत इजराइल के सैन्य ठिकानों के रियल टाइम और लोकेशन दी। इजराइल के बिजली ग्रिड, ऊर्जा बुनियादी ढांचे से जुड़ी जानकारी दी। लगभग 55 ठिकानों की सूची दी ताकि ईरानी मिसाइलें सटीक तरीके से हमला कर सके। चीन की भूमिका देख लीजिए। चीन ईरान के लिए इकोनॉमिकल बैकबोन है, यह बात नहीं भूलनी चाहिए। पिछले लगभग 50 सालों से जो सैंक्शन तेहरान पर है, ईरान पर है, उससे बचने में चीन ने बहुत काम किया है। वो चीन की इकोनॉमी को ढहने से बचाता आया है। ईरान की इकोनॉमी को, माफ कीजिएगा। चीन ने ईरान को विध्वंसक ड्रोन्स दिए, हथियार दिए, मिसाइलों के पार्ट्स दिए, मिसाइल कंपोनेंट्स दिए, जिससे ईरान मजबूती से इस जंग में टिका रहे। समुद्री नाकेबंदी के बावजूद चीन अभी भी ईरान के सबसे मुख्य तेल खरीदारों में से एक है। जाहिर सी बात है, रूस और चीन ने मिलकर ट्रंप को इस इलाके में घेर लिया है, जिसकी चर्चा अब्बास अराक्ची करते रहे हैं, और अब वो बीजिंग के दौरे पर है। जाहिर सी बात है, ईरान अकेला नहीं है। रूस और चीन जैसी ताकतें उसके पीछे खड़ी हैं, और मिडिल ईस्ट में, एशिया में डोनाल्ड ट्रंप को अपनी दादागिरी बंद करनी ही होगी, जिसके लिए फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। तो क्या रूस, चीन और ईरान मिलकर अमेरिका को मिडिल ईस्ट में कॉर्नर कर पाएंगे, लिमिट कर पाएंगे? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विषय के, बहुत स्वागत है आपका। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विषय के, बहुत स्वागत है आपका। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विषय के, बहुत स्वागत है आपका। और असलम रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरानी मामलों के जानकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
माथुर सर, मेरा पहला सवाल आपसे है, अब्बास अरागची का बीजिंग दौरा और 27 अप्रैल जब मॉस्को के दौरे पर थे, अब्बास अरागची पुतिन से मुलाकात कर रहे थे। उस शो में मैंने सोर्सेस के हवाले से जानकारी दी थी कि इनका अगला दौरा होगा बीजिंग का, जहां पर वो वांग यी और शी जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं। और आज खबर आई कि 6 तारीख को ही जा रहे हैं, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के जाने से पहले। तो इस दौरे से क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? और जो बात बार बार कही जाती रही है कि ये जो तिकड़ी है, ये इस जंग में एक ब्रेन की तरह काम कर रही है, रूस, चीन और ईरान की, इसको लेकर आपका क्या कहना है? जय हिंद विवेक। जय हिंद सर। एक दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये तिकड़ी नहीं है, इसको हम चौकड़ी कह सकते हैं। हाँ। और जो तिकड़ी हमको अभी यहाँ नजर आ रही है वो क्रिंक के नाम से काफी समय से ये एक नया ग्रुप उभर करके आ रहा है, एक नया अलाइनमेंट पूरा उभर करके आ रहा है। और ये चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये क्रिंक है। और ये बहुत जब जब से ये यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है और इसमें नॉर्थ कोरिया ने और चाइना ने और ईरान ने लगातार रूस की मदद करने की कोशिश करी है, तो वो एक अलाइनमेंट एज इट इज उभर करके आ रहा था। अब चूंकि ईरान दबाव में है, इसलिए ईरान जो है वो रूस भी जा रहा है, ईरान पेकिंग भी जा रहा है। ये तमाम चीजें एक उसी उसी चीज को रिवाइव करने की की जरूरत है। आज मैं आपको एक बात बताता हूं, जब आप दादागिरी की बात कर रहे हैं तो दादागिरी का कॉन्सेप्ट जो है ना, इट कैनॉट बी वन वे। रूस ने जो यूक्रेन में किया, क्या वो दादागिरी नहीं है? रूस ने 2014 में उसको पूरा का पूरा उनका क्रिमिया ले लिया, क्या वो दादागिरी नहीं? चीन क्या दादागिरी नहीं कर रहा? साउथ चाइना सी को कहता है वो पूरा का पूरा मेरा है। वो आकर के फिलीपींस का आइलैंड ले लेता है, कभी वियतनाम को कुछ कर देता है। जितना विस्तारवादी चीन है उतना विस्तारवादी कोई भी नहीं। और चीन का विस्तारवाद भारत को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, चाहे वो हांगकांग हो, मकाऊ हो, या अब उसकी जो नजर है वो ताइवान पर है। तो जहां तक दादागिरी का सवाल है, जहां तक वो ताकतवर, ये हमारे शास्त्रों में कहावत है कि ताकतवर को कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो ये जो दादागिरी की बात हो रही है, आज हमें ये लग रहा है कि चीन और रूस मिलकर के अमेरिका की दादागिरी को रोक रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब आपको चीन की दादागिरी रोकने के लिए किसी और को दूसरे के साथ मिलना पड़ेगा। तो एक जो मैं बात बताना चाहता हूं विवेक, वो ये है कि पूरी दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। जब अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात होती है, नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। चीन जो है, जो कर रहा है, वो अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहा है। मैं आपको चीन की एक फिलॉसफी बता देता हूं। चीन की जो जो वॉर फाइटिंग फिलॉसफी है, मेन फंडामेंटल वॉर फाइटिंग फिलॉसफी है, वो चीन जो है वो विनिंग विदाउट फाइटिंग में विश्वास रखता है। आपको मैं इसका उदाहरण दे सकता हूं। 1967 के बाद से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच में एक भी गोली फायर नहीं। चीन ने मकाओ को, हांगकांग को अपने कब्जे में लेने के लिए कोई गोली फायर नहीं करी। चीन का जो विस्तार हुआ है, जो आज जो चीन की शक्ल है, चीन उसका 1/3 भी ओरिजिनल चीन नहीं है। तिब्बत चीन नहीं है, सिंकियांग चीन नहीं है, मंगोलिया चीन नहीं है, मंचूरिया चीन नहीं है। तो चीन ने जिस प्रकार से पूरा अपना अड़ोस पड़ोस चीन कब्जा करके और दादागिरी करके वो बैठ गया है, तो उसकी दादागिरी को कब कौन रोकेगा? तो मेरा ये कहने का अर्थ है कि ये जो बातचीत, ये जो नई इक्वेशंस बन करके आ रही हैं, चीन और रूस नेचुरल नेचुरल एडवर्सरीज हैं। इतना बड़ा बॉर्डर उनका साथ है, नेचुरल एडवर्सरीज हैं। आज वो एक साथ हैं क्योंकि आज आवश्यकता है उनको एक साथ होने की विवेक। तो ये वजह है। और ये जो चीज हो रही है, ये तमाम चीजें इसके ऊपर निर्धारित है। आज इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से जिन दो देशों के ऊपर सर्वाधिक असर पड़ रहा है विवेक, उनके नाम हैं ईरान और चीन। तो ये जो कहानी है पूरी, चाइना, हम सिर्फ तेल की बात कर रहे हैं। तेल के अलावा बहुत है। 400 बिलियन का चीन का पश्चिम एशिया के साथ व्यापार है। उसमें से ईरान के साथ सिर्फ 30-32 बिलियन का व्यापार है। बाकी जो 370 बिलियन है, वो बाकी देशों के साथ, चाहे वो इराक हो, सऊदी अरब हो, इसराइल हो। 16 बिलियन का इजराइल के साथ उनका व्यापार है। उस सब खटाई में पड़ा हुआ है। उनकी तेल की, ईरान का 90% तेल चीन में जा रहा है, वो खटाई में पड़ा हुआ है। तो ये तमाम चीजें देखी जा रही हैं। तो अगर हम इसको
पूरी तरह से आउटराइटली अमेरिका की वीकनेस और अमेरिका की खिलाफत को समझ के करेंगे, तो मुझे लगता है थोड़ा सा हमको देखने की आवश्यकता है। जी ये बात बिल्कुल सही असलम है। रिजवी जी। हाँ, देखिए ऑलरेडी मैंने 20 मिनट ले लिया, तो मैं अपने सवाल मैंने ये तय किया कि मैं लंबे नहीं रखूंगा, मैं बस टॉस कर दूंगा, तो जिससे कि सारा पक्ष सामने आ सके और मेहमानों का, जो हमारे सम्मानीय मेहमान है, उनकी बात पूरी आ सके। असलम रिजवी जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी। मैं बहुत ही गौर से आपकी भी बातों को सुन रहा था, और हमारे जो एक्सपर्ट हैं माथुर जी, उनकी बातों को भी सुन रहा था। देखिए, चाइना के बारे में आपने बात कही, अगरचे आज का टॉपिक हमारा अमेरिका और ईरान के बारे में, और ख़ास तौर से चाइना में जो गतिविधि जारी है। अभी अब्बास अराग़ची साहब के दौरे की आपने बात की, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपने बात की। ये सब इसलिए हो रहा है कि वो तरीक़ा जो आपने, जैसा कि शुरू में कहा कि दादागिरी का जो अमेरिका ने वो तरीक़ा अपनाया, उसके लिए ज़रूरी था कि कुछ ऐसी ताकतें जो इसकी दादागिरी का जवाब दे सकें, उन्हें एक होना चाहिए। और ये जो 3 शक्तियाँ एक साथ हुई हैं ईरान के साथ, इसका एक फ़ायदा मिडल ईस्ट में कम से कम ये मिलेगा कि अमेरिका ने जिस तरह से वहाँ के मुल्क को वहाँ के जो बादशाह थे उनको डरा कर अपने बेसेस बनाए थे, मुझे ऐसा लगता है कि इस बेस को हमको खाली करना पड़ेगा। जैसा कि विवेक जी आपने अभी खुद ही कहा कि अमेरिका अब हुर्मुज़ को छोड़ने के लिए प्लान बना रहा है, तैयारी कर रहा हाँ, है। पीठ एक्सेट ने और आज ही वो कहा है कि हम होर्मुज को बाकी देशों के हवाले कर रहे हैं और ये हमारे लिए एक अस्थायी मिशन था। ये बहुत अच्छी खबर है, ये ईरान के लिए भी और मिडिल ईस्ट के जो लोग हैं, जो कंट्रीज हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। हमें ऐसा लगता है कि अगर अमेरिका एहतराम के साथ, रेस्पेक्ट के साथ वहाँ से जाता है, तो उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत माहौल बनेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि ईरान ने आज तक, ईरान की हिस्ट्री है कि कभी भी किसी कंट्री पर हमला नहीं किया है, एक गोली भी नहीं चलाई है। इराक के बारे में हम सब जानते हैं कि 8 साल इराक की जंग हुई, वो भी अमेरिका के कहने पे हुई थी। दुनिया जानती है, हमारे माथुर जी भी जानते हैं कि अमेरिका के इशारे पर सद्दाम बीजिंग क्यों जा रहे हैं हुसैन अब्बास जैसे। अरागची साहब? रिजवी साहब, इस बारे में कोई इत्तला हो आपको या कोई जानकारी हो? बीजिंग जा रहे हैं, मॉस्को गए? जी हाँ, जी हाँ, मैं देख रहा था, ईरान के चैनल को मैं बराबर फॉलो करता हूँ, देखता हूँ। और वहाँ पर जैसा कि आपने, विवेक भाई आपने बताया, इस दौरे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। और ख़ास तौर से एक तो चाइना जा रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के पहले जा रहे हैं, 10 दिन पहले तकरीबन। इसलिए इस विजिट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। और हमें ऐसा लगता है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर, जैसा कि विवेक भाई आप भी बार बार कह रहे हैं, इससे निकल कर आएगी। और आपका ये जो चैनल है और ये जो प्रोग्राम आपका जो आप पेश करते हैं, इंडिया बोल रहा है, जी, इसके जरिए से पूरे आपके दर्शकों तक एक मैसेज जाएगा कि सैयद अब्बास अरागची, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सनसनीखेज खबर लेकर दुनिया वालों के सामने आएंगे। और आपके चैनल से आज ये खबर पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। एक बहुत ही अहम खबर हम सब तक पहुंचने वाली है। आपको रिजवी साहब इस मैं जो बात की बात भी कह दाद रहा देनी था होगी, वो, मैंने 27 तारीख को ही बता दिया था कि बीजिंग दौरे पर जाएंगे। कहीं जी दूर दूर तक उस दिन ये जी खबर किसी भी टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं थी। उसी दिन मैंने इंफॉर्मेशन दे दी थी कि सोर्सेज के हवाले से जानकारी है कि अरागची बीजिंग के दौरे पर जाने वाले हैं। कैप्टन श्याम कुमार, आप कैसे देखते हैं इसे? धन्यवाद विवेक। जय वेलकम हिंद, शनो वरुणा। जय हिंद सर। देखिए, सबसे पहले आपको याद कराऊं और दर्शकों को भी, आपके चैनल से ये भी जरूरी है समझना, ये सारी बातें जो अमेरिका कर रहा है, आपके चैनल पे मैंने पूरी तरह से इनको कह रखा है। एक भी बात आप ध्यान से देख लो, अगर पिछले 15-20 दिनों की आपकी मीनाक्षी के साथ या आपके साथ जो संवाद, उसमें एक भी बात जो ना हुई हो, तो फिर मुझे कुछ और कहने की जरूरत नहीं। ये ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है, इसकी मैंने जब 5 दिन पहले फिर से चर्चा की कि ये करेगा अमेरिका, तो फिर से उस समय कई टेकर्स नहीं थे। देखिए क्या किया अमेरिका ने। अमेरिका और ये ईरान क्यों जा रहा है, चाइना और रशिया बार बार,
और क्या रीजन है इसका, इसको जल्दी से समझाता हूं मैं। देखिए, रिलेशन 40 दिनों का, शुद्धिकरण, टेस्टिंग, ट्यूनिंग और उसके बाद फिर से जमावड़ा और सीज फायर के बाद एक रास्ता खोलना स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, पीटरसन और यूएसएस का मर्फी का जाना, वापस आना, इस्लामाबाद का टॉप का फेल होना और बाद में ब्लॉकेट कर देना। ये सारी बातें मैंने प्रेडिक्ट की थी लॉजिकल कंक्लूजन्स के साथ, एक बार नहीं कम से कम 25 बार, और लिखित रूप में कहा कि यह सब करेगा अमेरिका। और मैंने ये भी कहा कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा जिसमें वो सारे देश की सेनाएं लाएगा और उनको हैंडओवर करेगा। ऑपरेशन एपसाइड्स, ऑपरेशन अटलांटा, ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन, जो हुती के अगेंस्ट में चलाया गया था। ऐसे ही लड़ा था पहले भी अमेरिका, ऐसे ही लड़ेगा बाद में, ब्लीडिंग, स्लो ब्लीडिंग के साथ, जो उसका तरीका था पहले भी उसने किया है। और ये पुरानी घटना है, नेवल वॉरफेयर का हिस्सा, पूरी प्लानिंग के साथ एडमिरल ब्रैड कूपर वहां बैठे हैं। तो आप समझ लीजिए, जब स्वर्ण युग की एक शुरुआत है, फंक्शनल कंट्रोल स्टेट ऑफ हॉर्मुज का दूसरे देशों को हैंडओवर करेगा अमेरिका और हट जाएगा। ये जब बात मैंने आपसे कही थी, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। भी शायद याद होगा। हाँ, कही थी आपने आपने। कहा था कि अजीब सी बात कह रहे हैं जी। तो आज वो निकल कैप्टन, के आ आपने रही है कही थी ये बात, आपने मैं कहा हट था कि जाऊंगा। होर्मुज गिफ्ट करेंगे मिडिल ईस्ट के देशों को, लेकिन कैप्टन होर्मुज तो खोला ही नहीं, होर्मुज तो बंद पड़ा हुआ है। और इसकी क्या गारंटी है अमेरिका के जाने के बाद ईरान होर्मुज खोल देगा? जी, मैं उसी को कह रहा हूं, इसके लिए थोड़ी पेशेंस रखिए। अगर 2 शिप आज गए डिस्ट्रॉयर और अंदर जाके सेफ रीजन पे चले गए, और एक अमेरिकन फ्लैग के साथ उन्होंने स्कॉट करके बाहर भी ला दिया एक शिप को, 8 उनके ड्रोन्स, 8 छोटे बोट्स को मारा, एक भी अटैक इनके ईरान कह रहा है कि वो ईरान कह रहा है कि वो सिविलियन बोट से जिनको मारा उसमें 4-5 सिविलियंस की जान गई है। तो आप मस्करेट कर सकते हैं, आप अपने को सिविलियन बोट बोल सकते हैं, ऐसे ही तो होता है एसिमेट्रिक वॉरफेयर। कौन कह के आएगा कि मैं आपके सामने आ रहा हूं? तो ऐसे ही आएंगे ना बोट्स। एसिमेट्रिक वॉरफेयर से लड़ रहा है ईरान, अंडर वाटर हो या जमीन पे हो, उसके पास कोई चारा नहीं है। मिसाइल अटैक नहीं करेगा वो ईरान के अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स पे, इतनी हिम्मत नहीं है उसको अभी, ये नहीं करेगा। और ट्रंप ने कहा अगर करेगा तो जमीन खत्म कर देंगे तुम्हारा, ये कहा ट्रंप ने। आपने केन का बयान सुना, आपने सेक्रेटरी ऑफ वॉर का बयान सुना। अभी सीज फायर बंद नहीं हुआ है, तुम अटैक करते हो मतलब तुम सीज फायर तोड़ते हो, और मैं तो पीसफुल काम कर कल रहा ही हूं। तो अमेरिकी युद्धपोत पर अटैक हुआ था होर्मुज में, याद होगा आपको, खबर मिली होगी। वो कह रहा है कि मैं पीसफुल काम कर रहा हूं, मैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ला रहा हूं, बहरीन के साथ यूनाइटेड नेशन में नहीं, चला लेकिन गया। आपने कहा कि ये भी ईरान कह रहा हमला नहीं करेगा, लेकिन ईरान ने कल ही अटैक किया है अमेरिकी युद्ध पर, इसकी अटैक कंफर्मेशन किया है, सेंटकॉम ने करी है। जी ये यूएई पे किया, फुरास पे किया उसने, और इसका कह रहे हैं वो यूनाइटेड नेशन में जाके कि ये गलत है, सीज फायर अभी बंद नहीं हुआ है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और हम तो पीसफुल काम कर रहे हैं, हम तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन कर रहे हैं, हम तुमसे वार नहीं कर रहे, हम दूसरे देशों को बचा रहे हैं। एक और बात, ब्लॉकेड में न्यूट्रल शिपिंग्स को बचाना उस देश का अधिकार होता है जो ब्लॉकेड करता है, ये रूल है अनक्लॉज का। फिर से तो वो 500 शिप जो फंसे हैं वो उनको हटाएगा। बाय द वे, ये पहली घटना नहीं है, फंसे भी तो उन्हीं की वजह से कैप्टन, फंसे भी तो उन्हीं की वजह से। ये बहुत पेचीदगी भरा मामला कह है। सकते हैं हाँ जी, आप कह सकते हैं ऐसा, जी। लेकिन आपको समझना होगा कि हो क्या रहा है, तरीका क्या अपनाया अमेरिका ने, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये तो वैसे ही बाकी हो गया, आप सब किसी समझ को- सकते हैं कि तरीका क्या था। किसी को गहरे कुएं में धकेल दिया, सूखे कुएं में, ना सीढ़ियां ऊपर आने के लिए ना कुछ, और बाद में हाथ दे के बुला रहे कि भाई आओ हम कुएं से तुमको निकाल देते हैं। तो भाई धकेला ही क्यों फिर, जब आपको धकेलना ही था तो। हिमांशु जी का वो चाहेंगे इस पर एंगल की, ये जो त्रिकोण बना हुआ है, हालांकि मेजर जनरल अनुज माथुर उसमें नॉर्थ कोरिया को भी जोड़े, लेकिन नॉर्थ कोरिया बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, या फिर दिख भी नहीं रहा, बहुत बयान भी नहीं आते हैं। तो ये जो त्रिकोण है, इसका मतलब क्या है? नमस्कार, जय हिंद। देखिए विवेक जी, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो सन 2023 में चाइना ने इंट्रोड्यूस किया था ईरान को एससीओ में, और उसके बाद ब्रिक्स में इसको 2024 में इंट्रोड्यूस किया गया ताकि इसको अंतरराष्ट्रीय अलग थलग होने से बचाया जा सके। जबकि विश्व व्यवस्था ऐसी हो गई थी, जब अमेरिका ने इतने सैंक्शंस लगा रखे थे कि ईरान बहुत हद तक अलग थलग हो सकता था, और इन्होंने दिसंबर में भी देखिए जॉइंट एक्सरसाइज भी की है, मिलिट्री एक्सरसाइज भी की हैं। तो ये एक दूसरे का साथ मिलिट्रीली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली दे रहे थे। और अब इस समय देखिए जो हालात है, जब ये बैक चैनल डिप्लोमेसी के थ्रू बातचीत करना चाह रहे हैं, तब ऐसा कोई इनको नहीं मिल रहा है मीडिएशन के लिए जिसकी बात अमेरिका और ईरान दोनों मांगे। अब ईरान क्यों चाइना को इसमें इन्वॉल्व कर रहा है? क्योंकि देखिए चाइना ईरान से सॉलिड फ्यूल लेता है, जिसको हम सोडियम परकुलेट कहते हैं,
उनके चिप्स जो मिसाइल में लगते हैं वो चाइना से आते हैं। रशिया को ईरान जो है ड्रोन सप्लाई करता है। तो इनकी जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मिली हुई है, यहाँ तक कि जो इनका एसपीएस सिस्टम और शहताब सिस्टम है, जो कि स्विफ्ट के बाहर का जो लेन देन होता है, क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम में इनको अलाउ नहीं है अभी, इनकी प्रॉपर्टीज फ्रीज हो रखी है, इनके बिल्कुल। पैसे फ्रीज हो रखे हैं। हाँ, वो स्विफ्ट तो बैंकिंग इन्होंने सिस्टम से बाहर है। बिल्कुल। तो इन्होंने अपने बैंकिंग सिस्टम भी डेवलप किए हुए हैं, जिसमें युआन में और ये बाकी अपने इसमें आसपास में लेन देन करते हैं। तो ये तिकड़ी सिर्फ मिलिट्रीली एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रही है, बल्कि इकोनॉमिकली भी, क्योंकि चाइना पूरा तेल वहां से इंपोर्ट कर रहा है, ईरान से, जबकि चाइना के पास अपनी कैपेबिलिटी है तेल निकालने की, लेकिन वो स्मार्ट है, उसको पता है ये पेरिशेबल रिसोर्स है, पहले दूसरों का तेल लेके रखो, उसके बाद हम देखेंगे अपने तेल का क्या करना है। तो ये जो त्रिकोण है ये इससे कहीं ज्यादा है। और जो अभी ये टाइमिंग है, देखिए टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि डोनाल्ड ट्रंप के चीन जाने से जस्ट पहले अरागची जा रहे हैं, क्योंकि ईरान को इस समय बहुत जरूरत है कि जो नाकाबंदी उस पर हो रही है, आर्थिक भी और जो हॉर्मूज की भी, और जिस तरह के इंटरनल हालात हैं, हालांकि बहुत अच्छे वीडियोस आते हैं कि वहां के जी। लोग सड़कों पे आ रहे हैं, गाना गा रहे हैं, अपने देश के लिए कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए आपको इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होने की आवश्यकता है, और इसीलिए ईरान चाहेगा कि चाइना जो है किसी तरीके से हेल्प करे, कि भले ही वो कह रहे हो कि हमें जरूरत नहीं है, लेकिन वी नो कि ये जो इस समय वॉर का रुकना, सीज फायर से ज्यादा परमानेंट सोल्यूशन की बहुत जरूरत है, जिसमें चाइना इनकी हेल्प कर सकता है। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनली जो मैं कहूंगी, वो तो बहुत उनकी तो कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। उनका अगर आप गूगल करके देखेंगे तो जो 2024 में उनकी नेट वर्थ 3 या 4 बिलियन थी, वो अब बढ़ के 8 बिलियन के करीब पहुंच गई है। यानी उनको तो फायदा फायदा, पर्सनली ही इज गेनिंग फ्रॉम दिस। लेकिन जिस तरह के उनके हालात हैं, मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, उनकी रेटिंग्स गिर रही हैं, और उनके ऊपर इम्पीचमेंट होने का शायद दोबारा से महाअभियोग के लिए अगर कोई प्रपोज कर दे, तो ट्रंप को भी इस समय बहुत जरूरत है। हालांकि इट्स अ पार्ट ऑफ बिगर पिक्चर कि पेंटागन चाहता है कि ये युद्ध चले, और ईरान जो है, बिकॉज दे आर प्लेइंग फॉर इजराइल, तो वो उनका एक जो समीकरण है वो वैसा बना रहे। लेकिन ईरान के लिए इस समय चाइना को इन्वॉल्व करके अपने लिए पीस बाय करना बहुत जरूरी। तो मुझे लगता है इट इज अ प्रिल्यूड टू दैट, कि चाइना अब इनके लिए मध्यस्थता करेगा और प्रपोज करेगा कि शांति वार्ता और एक परमानेंट सोल्यूशन के लिए आगे निकले। हालांकि हिच वही रहेगा, ईरान अपना यूरेनियम नहीं देगा, जो पहले प्रपोजल दे रहा था वो रशिया को दे सकता है, लेकिन अमेरिका तो कभी नहीं देगा, या खुद डाइल्यूट कर देगा। दूसरा जो हिजबुल्ला हमास हूती है, उस पे इनका, क्योंकि ईरान बहुत क्लियर है, हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है बात वहीं की वहीं घूम फिर के वापस आ जाएगी। लेकिन पीस के लिए ये शायद उसके एक मैं कहूंगी इट्स अ प्रिल्यूड टू दैट। जी नहीं, एक जो चर्निंग हुई है इस पूरे प्रोसेस में, उसमें एक सिनारियो तो ये भी बन रहा है कि भाई यूएई ओपेक से बाहर आ गया है। अब वो फुजैरा से ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा था, होर्मुज को उसने बाईपास कर दिया, तो फुजैरा पर अटैक हो गया। ईरान ने कहा हमने अटैक किया ही नहीं, तो फिर किसने अटैक किया? पर्दे के पीछे कौन खेल रहा है? कुवैत में भी हमला हुआ, कुवैत में कहा कि भाई हमने अटैक किया नहीं, कुवैत में किसने हमला कर दिया? होर्मुज बाईपास करके यूएई अगर तेल का कारोबार कर रहा था, तो फिर तेल से दिक्कत किसको थी? ओपेक से बाहर आने पे पेट्रो डॉलर को खतरा था। किसके गुमनाम ड्रोन जाकर मार आए? अभी अभी थोड़ी देर पहले ईरान ने खंडन किया कि हमने अटैक नहीं किया, ये हमला बहुत ही निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मामला बहुत पेचीदगी भरा लग रहा है। कौन किस पर हमला कर रहा है? क्या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं? कौन किसको निशाना बना रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ऊपर से अब जब 3 देश मिलकर कुछ कोशिश कर रहे हैं कि भाई चलो यहां से देखते हैं कुछ रास्ता निकल जाए, तो उसमें से कहा जा रहा है कि भाई मिडिल ईस्ट अमेरिका नहीं छोड़ेगा, जबकि ईरान चाहता है कि मिडिल ईस्ट में जितने बेसेस है सब पर ताला लगा कर अमेरिका यहां से जाए। हिमांशी, देखिए, अमेरिका किसी भी कीमत में अपने सारे बेसिस वहां क्लोज नहीं करेगा, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की है अपनी पकड़ मिडिल ईस्ट पे बनाने के लिए। वो तो मिडिल ईस्ट का वो भरोसा नहीं रहा ना अमेरिका के साथ। उनका भरोसा बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि देखिए हथियार तो अभी भी वो अमेरिका से ही खरीद रहे हैं। अगर वहां पे हथियार कोई ग्लोबल बेचने प्लेयर्स भी उभर रहे हैं हथियार की दुनिया में। भारत ने 40,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट्स और हथियार एक्सपोर्ट किए हैं 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में। इस साल हमारा टारगेट 50,000 करोड़ का है।
लेट मी फिनिश विवेक जी। देखिए, जो डीप स्टेट है ना, वो अमेरिका में बहुत डीपली काम करती है, और ये हम सबको पता है। हम इन चीजों को ओपनली डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन अमेरिका की जो वेपन इंडस्ट्री है, अमेरिका के जो भी बड़े इक्विपमेंट्स बनते हैं, चाहे वो उनके डिफेंस हो या इंटरसेप्टर्स हो या रडार्स हो, कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। अब देखिए, जैसे ही यूएई बाहर निकला है, ईरान की तरफ से अटैक हुए हैं, लगातार फुजैरा पे अटैक हुए हैं ये, और एक तो ओपेक हो गया आपका, दूसरा ओपेक प्लस हो गया, तो चीजें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड हैं। और इस समय अगर ईरान को लग रहा है कि ये अलग थलग पड़ रहा है, वो इसलिए भी हमला कर रहा है कि उसको लगता है कि अमेरिका और इजराइल का बहुत बड़ा प्रॉक्सी यूएई है, और क्योंकि उसकी इजराइल के साथ में ईरान तो बहुत इनकार ज्यादा, कर रहा है, वो कह रहा है हमने फुजारा पर अटैक किया ही नहीं है। देखिए अभी जैसे हम बोट्स की भी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे सिविलियन बोट्स थी, जबकि वो आईआरजीसी की बोट्स थी। और कुछ मिसाइलें जो मारी हैं वो ईरान की नेवी ने मारी हैं, वो कह रहे हैं आईआरजीसी ने मारी ही नहीं है। सो देखिए, जब फॉग ऑफ वॉर होता है तो इस तरह की चीजें बहुत सी होती है, और ये तो बहुत बाद में पता चलता है, जी। क्लैरिटी नहीं होती है, क्योंकि ऑन ग्राउंड भले ही हम कह रहे हैं कि हाँ जी ये रिपोर्टिंग ठीक हो रही है या ये हो रहा है, बट यू एक्चुअली डोंट नो। ये तो बाद में जब ट्रेजेक्टरीज ट्रेस होती हैं, जैसे कि अब मिनाब में भी जो हमला हुआ था, वो कहा गया था कि वो मिडिल ईस्ट से जो हमला किया गया है। सो ये चीजें बाद में खुलती है, लेकिन जिस समय युद्ध की स्थिति होती है, उस समय लोगों को लगता है कि या तो आप काउंटर अटैक करें या अटैक करें या अपने जी। आप को बचाएं, वो स्थिति होती है। तो ये चीजें बाद में खुलती है, जैसे कि अमेरिका ने भी कहा था कि हमारी मिसाइल तो मीनाम में गिरी ही नहीं है, लेकिन जब बाद में पिक्चर्स आई थी तो बहुत क्लियर था कि वो अमेरिकन मिसाइल ही थी। सो डेफिनेटली इन अ स्टेट ऑफ वॉर ये बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इन दोनों देशों ने जो पूरे विश्व को इस व्यवस्था में ला दिया है, जहां इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, ऑयल क्राइसिस हो रहा है, फूड का संकट शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब वहां से फर्टिलाइजर्स नहीं आएंगे, और भी मेडिसिन बनाने वाली इंपॉर्टेंट चीजें हैं, या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं जो राइस और बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करती है, वो वहां तक नहीं पहुंचेंगी। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर अभी तो खबर ये भी मिल रही है कि अमेरिका का एक केसी स्ट्रेटो टैंकर 135 विमान मिडिल ईस्ट के होर्मुज के ठीक ऊपर से लापता हो गया है। गायब हो गया है। हाँ बिल्कुल गायब हो गया, और वो रेडार पर नहीं दिख रहा है। ईरान ने कहा है हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें। माथुर सर कुछ कहना चाह रहे हैं? माथुर सर। नहीं, मैं देखिए, जो जो बात आप कर रहे हैं, एक एक चीज हमको समझने की आवश्यकता है कि अभी जो पहले बात कर रहे थे कि किसके ऊपर समय का दबाव है, और ये पहले कहा जा रहा था कि जितना लंबा ये युद्ध खींचेगा उतना अमेरिका को नुकसान और ईरान को फायदा है। अब इस प्रकार के इफेक्टिव ब्लॉकेड को लगाने के बाद मुझे लगता है टेबल का यहाँ कहीं ना कहीं जो कैप्टन श्याम कुमार कह रहे थे, एग्जैक्टली वही बात हो रही है, और ये टेबल टर्न हो रही है। और आप देखेंगे कि किस प्रकार से आज ईरान जो है वो दे आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आज जिस प्रकार का, देखिए, जो हिमांशी भी अभी हिंट करने की कोशिश कर रही थी, आप कितना भी अपने आप को कुछ कहते रहें, आप मुझे ये बताएं विवेक कि जो जनवरी में प्रदर्शन हुए थे ईरान में, वो किस वजह से हुए थे? ईरान में जनवरी में प्रदर्शन हुए थे इन्फ्लेशन के खिलाफ, गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी के खिलाफ, बढ़ती कीमतों के खिलाफ। आज जो इन्फ्लेशन उस समय 40% पे था, आज वो 80-85% के आसपास पहुंचा हुआ है। और लगातार इस प्रकार अगर एम्बार्गो इफेक्टिव लगा रहा तो वहां ईरान की अर्थव्यवस्था के ऊपर कितना असर पड़ेगा, ये बात आप सोच सकते हैं। ये जो एकदम से तेजी आई है डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में, हाँ, अगर आप किसी के हाथ पैर बांध के समंदर में डाल दे, बोले तैरो, और नहीं तैर पाओगे तो गोली मार दूंगा, तो वैसे ही डूब के मर जाएगा, उसको गोली मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नहीं, मैं बिल्कुल पूरी तरह से आप बात समझ रहा हूं, लेकिन अभी जो परिस्थिति क्या है कि ईरान को इस बात का बिल्कुल अंदेशा है कि जिस प्रकार का आर्थिक प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा है, उससे रेपरकशंस होने की संभावना है। ये बात हमको नहीं, लेकिन हम इसको वाइस वर्सा इम्पैक्ट में क्यों नहीं देखते हैं? अमेरिका ने जब हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगाया, एज अ नेशनलिस्ट, एज अ राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी, मैं तो गुस्से से आग बबूला हो गया। ये किस तरह की दादागिरी है, किस तरह का माइंडसेट है? हमारे ऊपर तो 4-5 महीने के लिए लगा। जिस देश पर 50 साल से, लगभग 50 साल से सैंक्शन है और अनलिमिटेड सैंक्शन है, सारी संपत्ति फ्रीज कर दी। आप उनका भी तो सोचिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार देखने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं। मैं इस बात के लिए बिल्कुल डिस्प्यूट कर ही नहीं रहा हूं, लेकिन मैं जो आपको परिस्थिति आज की बता रहा हूं वो ये है। और ये जो तेजी है डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में, जो हसल बसल आपको देखने को मिल रही है, कभी पाकिस्तान, कभी ओमान, कभी रूस, कभी चीन, ये सब तमाम चीजें इस बात को रूस और चीन भी तो खेल रहे हैं ना फिर। बिल्कुल भाई, मैंने यही तो आपको शुरुआत में कहा कि हर एक अपना देख रहा है।
मैं आपको बता सकता हूं कि इस बात में मुझे कोई अचंभा नहीं होगा कि आज से 20 दिन बाद ये बात निकल कर रही है कि चीन और रूस दोनों ने अमेरिका के साथ कोई अंडरहैंड डीलिंग करी हुई है और अमेरिका ने उनको कह दिया है कि हम साउथ चाइना सी में आपको कुछ नहीं करेंगे, आप ईरान अमेरिका छोड़ दीजिए। और उधर से उन्होंने कहा है कि हम थोड़ा अपना प्रेशर वहां से यूक्रेन से ईज आउट कर लेंगे। ये तमाम चीजें क्या होती हैं, देखिए हर देश अपना इंटरेस्ट देख रहा है अपना, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कट्टर दुश्मन कल थे वो आज कट्टर दोस्त हैं, ये बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। आप यही कोई कोई उदाहरण यहीं कहीं यहीं देख लीजिए। जी। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने 2018 में पाकिस्तान के लिए कहा था कि हमने जितना अरबों रुपया इनको डॉलर दिया, इन्होंने सिवाय झूठ और फरेब के हमें कुछ वापस नहीं किया। वो आज उनके पीछे घूम रहा है। ये तमाम चीजें देखिए सब कुछ वही होता है, आपका इंटरेस्ट सब कुछ वहां देखते हैं। और आज की परिस्थिति में अमेरिका चाहता है, ये पश्चिम एशिया दुनिया के सर्वाधिक संसाधन संपन्न क्षेत्रों में से एक है, वहां पर नियंत्रण अमेरिका खोना नहीं चाहेगा। आज कितने सालों से उन्होंने, आप क्या सोच रहे सर हैं मैं तो विवेक, सेंस कर कि पा रहा वो हूं अमेरिका की लुटिया डूबने वाली है, उसमें बहुत हद तक मैं इस सिनारियो को क्रिएट होता देख पा रहा हूं। रिजवी सर इस पर क्या कहेंगे? मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। जी रिजवी सर। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि अमेरिका अब वो अमेरिका नहीं रह गया कि जो एक ज़माने में हुआ करता था। और इस वक्त जो ईरान में चर्चा हो रही है वो ये है कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त अमेरिका 40 साल में सबसे कमज़ोर पोजीशन में है। वहाँ की जो सरकारें हैं और जनता दोनों के जहन में ये बात बैठ चुकी है कि वो अमेरिका जो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता, अपने बेस को नहीं बचा सकता, वो हमें और हमारी जनता को और हमारी सरकार को क्या बचाएगा। तो इसलिए इस सिचुएशन से चाइना और रशिया, मेरा जो ख्याल है वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि ईरान के साथ मिलकर एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसी हिकमत अमली, एक ऐसी रणनीति इख्तियार करें कि जिससे अमेरिका के पैर मिडिल ईस्ट से उखड़ जाएं। और अब मेरा ख्याल ये है कि इसी बात के ऊपर ये तीनों मुल्क ईरान, रशिया और चाइना एक साथ मिल बैठकर एक हिकमत अमली तैयार करेंगे किस तरीके से हम अरब कंट्रीज को अपने करीब करें और वहाँ से अमेरिका को मिडिल ईस्ट से भगा सकें। और ऐसा लग रहा है जैसा कि आपने भी फरमाया अभी विवेक भाई के अमेरिका की लुटिया डूब रही है। ये सिर्फ आप नहीं कह रहे हैं, बल्कि मैंने कुछ ऐसे पेपर्स भी देखे जो यूरोप और अमेरिका के हैं कि उनके जहन में भी ये बात आ रही है। वहाँ के भी जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अब अमेरिका वो अमेरिका नहीं रह गया। अलबत्ता वो उनकी एक खींच है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को कोस रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हम लोगों को ला के इस जगह पे खड़ा कर दिया कि वो अमेरिका की जिसकी एक धाक थी, जिसकी एक धमक थी, आज जो है वो धमक खत्म हो गई है। और ईरान जैसा एक छोटा सा मुल्क जो 47 साल से सैंक्शन में गिरफ्तार है, वो उसने अमेरिका को इस तरीके से तबाह किया, यूं कहा जा सकता है कि उसे उठने में बहुत, विवेक भाई, बहुत टाइम लगेगा। और बिल्कुल, हो और इस सकता है वाले कि जंग के अब बाद भी ईरान को उठने में काफी वक्त लगेगा। लेकिन आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा जिसको मैंने नोट किया। इसका जवाब मैं कैप्टन श्याम कुमार से ले लेता हूं और हिमांशी जी से ले लेता हूं। क्या अमेरिका अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है मिडिल ईस्ट में? क्या सबसे कमजोर हालत में है इस वक्त मिडिल ईस्ट में आफ्टर दिस वॉर, इस लड़ाई के बाद? कैप्टन श्याम कुमार। विवेक, मैं ईरान हमारा पड़ोसी देश था पहले, अब बीच में पाकिस्तान आ गया है। ये पुराने वॉरियर क्लास के लोग हैं, हमेशा संवेदना रखता हूं मैं रिजवी जी से। और फिलहाल ग्राउंड रियलिटीज के साथ मेजर जनरल माथुर की बातों से आगे बढ़ाते हुए मैं ग्राउंड रियलिटीज की आकलन कर रहा हूं। आपको मैं कह दूं, अमेरिका ग्राउंड रियलिटी क्या है? बहुत ही क्या बेहतरीन, अमेरिका इस वक्त कमजोर स्थिति में है मिडिल ईस्ट में? अमेरिका बहुत ही पोख्ता, बहुत ही बेहतरीन मिलिटरली और डिप्लोमेटिकली दोनों तरह से सोची समझी नीति, बैडन के बनाए हुए तरीके, लॉर्ड ऑस्टिन सेक्रेटरी ऑफ वॉर की इंटेंट को डेंट में परिवर्तन करने के लिए आया। और उसने वो सब किया जो ऐसा नहीं था कि झटके के साथ किया, कभी कुछ कभी कुछ। कई लोग सादा आकलन में समझ नहीं पाते कि ये एंगेजमेंट एक बड़े नेवल वॉरफेयर का हिस्सा था, क्योंकि इजराइल को पता था कि वो लड़ेगा हिजबुल्लाह से, लेकिन एक्चुअल टारगेट जो ये पानी का उबाल वो गल्फ का था, जो हमेशा से खतरनाक रहा है। वरना
12 दिन की लड़ाई के बाद अमेरिका रुकता नहीं। आपको समझना चाहिए कि ऐसे लड़ाई नहीं हुई है, ये किस से तैयारी की गई, बड़ी अच्छी तैयारी की गई। इसके ऊपर पूरा आकलन मैंने आर्टिकल्स लिख रखे हैं और 20 पॉइंट्स डाले हैं। तो मैं आपको समझाऊं कि ये वो हो रहा है जो अमेरिका चाहता है। अब उसने विश्व को ये कह दिया कि मैं तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए आया हूं। आपको समझिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी अभी तुरंत ही चाइना ने ली है और बहरीन और यूनाइटेड नेशन पहली बार यूनाइटेड नेशन में गया है अमेरिका, ये कहते हुए कि डिप्लोमेटिकली इसको ऑर्डर कीजिए, टास्क फोर्स डालिए, ये कहिए कि ये इलेक्टिमेट है। हालांकि चाइना ने कह दिया कि इलेक्टिमेट है, वो कह रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलिए, यूनाइटेड नेशन की तरफ से टास्क फोर्स भेजिए। अब देखिए कैसा पलटा है अमेरिका। आज तक तो उसने कभी यूनाइटेड नेशन के लिए मिलिट्री का परवाह नहीं की। मैं वही कहने वाला था कैप्टन कि यूनाइटेड नेशन को कागजी शेर और डब्ल्यूएचओ को कूड़े का ढेर कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और आज उसी यूएन की बातचीत कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये क्यों कर रहे हैं इसको समझिए। और जो चाइना जा रहे हैं, हमारे रशिया जा रहे हैं, वो एक तरह से एक कूटनीतिक एक विश्वास लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इस जगह पर यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स आने वाली है। अभी आप रुकिए, अभी और आगे बता दूं आपको मैं, NAV4 आएगी। यहाँ पे कई देश आएंगे और कहेंगे हमें अपने जहाज निकालने दो, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के तहत सारे देश को जो न्यूट्रल शिपिंग है उनको बाहर कर रहा हूं, मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं। अब क्यों तंग कर रहे हो मुझे, मैं लड़ाई नहीं लड़ रहा। ये तो इमेज मेकओवर की कोशिश हो गई। पहले सब कुछ चोक करा दिया, आप कहते हैं हम हीरो बन के सब खुलवाएंगे। ये तो कमाल है भाई साहब, समझ लीजिए। पहले बंद करवा दो, फिर बोला तो खुलवा के। नहीं, ये जो इमेज खराब हुई डोनाल्ड ट्रंप की, तो स्ट्रेटेजी वाइज इसको ठीक करने की कोशिश है। अगर इसको इस पॉइंट से देखें कि भाई अब हम खुलवा देंगे और आपके सारे शिप्स बाहर निकलवा देंगे, वी आर द हीरो, अब हम हीरो वाला काम करेंगे। इसको हम इसे समझे तो इसी नीति के तहत वो आया था। शुरू में मिलिट्री अटैक करना, बाद में विड्रॉ कर कहना कि हम एक कॉज के लिए आए थे। ईरान तंग करता है मिडिल ईस्ट को 10 सालों से, 20 सालों से, 40 सालों से खलीफा बनता रहता है। वो इस तरह से आया। मैं ये नहीं मानता कि ये सब सही हो गलत, पर इसी कारण से वो आया। वरना आप कहते रहेंगे कि वो दादागिरी दादागिरी, इसका कोई तरीका नहीं है बात करने का। आया है किस लिए, उसको छोड़ दीजिए। क्या कर रहा है क्लेवरली, नेव ढंग से, मिलिटरली, डिप्लोमेटिकली, इसको समझिए। और एक बात और समझिए, चाइना इसलिए गए हैं वो कि वो दूसरे देशों को सावधान करना चाहते हैं कि आप इसमें मदद ना करें अमेरिका की, यहाँ यूरोपियन यूनियन की फोर्स ना भेजें। वो इसलिए जा रहे हैं चाइना और रशिया बार बार, वो इसलिए परेशान है क्योंकि अगर ये लोग आ गए तो आप कैसे कहोगे कि ये अमेरिका से मैं लड़ रहा हूं, मैं तो अब पूरे विश्व से लड़ रहा हूं। ईरान को प्रॉब्लम होगी, ईरान पे नाकाबंदी। ईरान ने तो हमेशा कहा हमने सिर्फ इसराइल और अमेरिका के शिप्स रोके, बाकी किसी के लिए हमने होर्मुज बंद ही नहीं किया। और अब उसका कहना है भाई अमेरिका नेवल ब्लॉकेड हटाए, तो हम तो पहले हटाने के लिए। और इस बीच एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि होर्मुज ईरान खोल चुका था जब जैसे ही सीजफायर अमेरिका और ईरान के बीच जारी हुई थी, लेकिन नेवल ब्लॉकेड की वजह से उसने दोबारा होर्मुज बंद किया। वो भी 24 घंटे के अंदर होर्मुज ब्लॉक हुआ था। मुझे एक सेकेंड और दीजिए, 10 एक सेकेंड। फिलहाल जो आप कैसे कह सकते हैं, जब उसने टॉलटॉक्स लगाए और कोसाम और आइलैंड के बीच में से उसने एक नया रास्ता खोला, आपको मैंने अपने कलम से अच्छी तरह से दिखाया था। तो ये तो उनका आईआरजीसी का रास्ता है, ये मेन हॉर्मुज नहीं है। और बाय द वे जो हॉर्मुज का रास्ता खोला गया है वो ओमान के पास से गुजरता है, उसमें काफी कम पानी है, उसमें पथराव है, पत्थर हैं, 2 शिप्स उसमें फंस चुके हैं और वो रास्ता क्लियर नहीं है। लेकिन उसी से माइन क्लियर किया अमेरिका ने और 600-800 माइन्स जो हटाए हैं वो सदर्न पार्ट ऑफ ओमान के हैं, वो ईरान के टेरिटोरियल वाटर में नहीं आते, इसलिए उस पर उसका अधिकार नहीं बनता। अमेरिका ने सोची समझी नीति के तहत सदर्न पार्ट से वो रास्ता खोला है। जी हिमांशु जी, देखिए अमेरिका तो चाहता है बैल्कनाइजेशन ऑफ ईरान, वो चाहता है कि ईरान फ्रेगमेंटेड हो, और इसकी कोशिश भी वो इसीलिए कर रहा था कि बीच में जो इंटरनल क्राइसिस जो क्रिएट होता वो एक रीजन था। अमेरिका का डैमेज काफी हुआ है, उसके 11 बेसिस में काफी सारे जो उसके जहाज भी गिरे हैं, और जो डैमेज हुआ है वो ठीक है। लेकिन अमेरिका एक फिनिक्स की तरह है, अगर वो राख भी हो जाएगा तो भी वो उठ सकता है, क्योंकि देखिए मिलिट्री माइट यू कैन नॉट चैलेंज कहीं पे भी। दूसरा, इकोनॉमी यू कैन नॉट चैलेंज। लेकिन अमेरिकी सेना के लिए कहा जाता है ऐसी कोई लड़ाई नहीं जो उन्होंने लड़ी नहीं, और ऐसी कोई लड़ाई नहीं जो वो जीत के गए हो, तो वो फिनिक्स कैसे हुए? लड़ते नहीं है। देखिए अभी तक आप एक युद्ध बताइए जो अमेरिका की युद्ध भूमि में हुआ हो, उन्होंने सारे जो वॉर हैं वो सारे बाहर लड़े हैं। और दूसरा, अगर डोनाल्ड ट्रंप भी राष्ट्रपति नहीं होते, कोई और भी होता, तो भी ये युद्ध होता, क्योंकि अमेरिका इज नॉट, इसकी कोई गारंटी नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैम। नहीं, देखिए ये युद्ध डोनाल्ड इससे ट्रंप पहले का भी अमेरिका के 5 राष्ट्रपतियों को यह सजेशन दिया गया था कि ईरान थ्रेट बन रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन क्या पता मोसाद के पास डोनाल्ड ट्रंप की कौन सी फाइल है, कौन सा वीडियो हमला कर बैठे।
जबकि जो केंट जो एनसीटीसी चीफ है उन्होंने रिजाइन इस बात पे किया कि ईरान से कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं था हमें अभी। देखिए कौन क्या कह रहा है इस समय, हर कोई अपना इमेज बचा रहा है या अपने आप को अलग तरीके से। अभी जेडी वैंस को भी देख लीजिए, वो भी कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पीट हेगसेथ जो है सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। सो पीपल आर लुकिंग फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ बता रहा है कि उनको लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप एनसीटीसी चीफ जो केंट के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो वो बहुत काबिल अधिकारी माने जाते हैं। उन्होंने वॉर भी लड़ी है और उनकी लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल रही है, लेकिन मुझे लगता है उनको राष्ट्रपति इलेक्शन लड़ना है ट्रंप के खिलाफ, इसलिए रिजाइन देकर पॉपुलैरिटी हासिल करना चाह रहे हैं। उन्होंने कुछ बात कही तो उसमें वजन हो, कुछ दम रहा हुआ, तभी तो नेशनल काउंटर टेररिज्म के अगर चीफ हैं वो। देखिए ये इनका इस्तीफा बहुत पहले हो गया था, उसके बाद नेवी चीफ का इस्तीफा बहुत पहले हो गया है। और जेडी वैंस जिस तरीके से अगर पूछ रहे हैं बार बार, अब हम ये कह सकते हैं कि भाई वो डेमोक्रेसी है तो उनको सवाल पूछने का अधिकार है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो आपका बेसिक सवाल था कि क्या अमेरिका बर्बाद हो गया है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए इस समय जो मुझसे पहले माथुर सर ने भी बताया है कि नाउ द टेबल्स हैव टर्न, ईरान चोक हो रहा है क्योंकि इकोनॉमिकली अगर वो तेल बेच ही नहीं पाएगा और उसके पास पैसा नहीं आएगा तो लोग मिसाइलें नहीं खा लेंगे, रॉकेट नहीं खा लेंगे। उनको खाने के लिए भोजन चाहिए और अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पैसा चाहिए। और जितना लंबा ये ब्लॉकेड चलेगा, इकोनॉमिकली ईरान चोक होता जाएगा। उसके बाद में देखिए कोई फौज आके बैठे, अमेरिका बैठे, इजराइल बैठे, यूएई बैठ जाए, इट डज नॉट मैटर। नहीं, मुझे लगता है अगर ये पॉसिबिलिटी होती तो ये 47 साल के सैंक्शन में चोक होकर बिखर गए होते, बाल्कनाइज हो गए होते। इसमें कोई 2 महीने के नेवल ब्लॉकेड में ईरान चोक होकर बिखर जाएगा, ये पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगता। जी नहीं, देखिए पहले जो शैडो फ्लीट्स थी जो चाइना से आती थी या जो बहुत सारे लेन देन हो रहे थे, अभी भी कैस्पियन सागर से आ सकती हैं, रेल रूट के जरिए उनके सामान आ सकते हैं, रशिया से उनका बॉर्डर लगता है कैस्पियन सी थ्रू। जी कर रहे थे उनके साथ में, अभी तक तो हम भी व्यापार कर रहे थे। पिछले जो 60 दिन है उसमें कितने जहाज निकले हैं वहां से, कितना व्यापार हो रहा है और जिस तरीके से कंट्रीज को चोक किया जा रहा है और जिस तरह से देखिए भारत के भी जहाज थे उन पे भी अटैक हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि अटैक नहीं हुआ। हाँ, ये अलग बात है कि अमेरिका ने टोस्का वापस कर दिया है पाकिस्तान को और उनको कहा है कि आप ईरान को लौटा दीजिए। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं। देखिए अमेरिका भी चाहता है कि एक वीक ईरान हो, वो ये नहीं चाहता कि ईरान बिल्कुल खत्म हो जाए, क्योंकि उस स्थिति में फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो पैदा हो जाएंगी। सो जियोपॉलिटिक्स इतनी सिंपल नहीं है जितनी हम इसको सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करते हैं मैम, क्या करें। अब ये जिम्मेदारी लोगों ने दी है। मैं चाहता हूं कि मैं चीजों को बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करके समझाऊं कि क्या चल रहा है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है इस वक्त। मैं माफी चाहूंगा, समय सीमित है। आप मेहमानों से फिर मुलाकात होगी इसी शो में, दोबारा इस शो को हम आगे करेंगे, कंडक्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक को जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।